Hello everyone, मैं आपका प्रशांत सर and now we are going to discuss a very important poem that is Amanda and it's written by Robin Clean। और ये शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोग को डिस्कस कर लें। हम सबके जीवन में जो है ये घड़ी आई होगी, खास करके जब हम छोटे होंगे। तो आप सब लोग भी जब छोटे होंगे तो आपके मम्मी या पापा या घर में कोई भी होगा, लगातार आपको डांट मिलती होगी कि ये ऐसे करना चाहिए, तो ये बदमाशी मत करो, तो ये फिर ऐसे नहीं करो। इस चीज़ को बेसिकली इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ इस पोएम में, नैग्ड बाई हर मदर। अमेंडा वाज नैग्ड बाई हर मदर। कहने का मतलब क्या, नैगिंग क्या होती है? नैगिंग बेसिकली उसका मीनिंग होता है फाइंडिंग फॉल्ट्स, मतलब गलती निकालना या फिर नुक्ताचीनी करते रहना बच्चों के ऊपर जो होते रहता है। और आप अभी जैसे मान लीजिए आप बड़े हो गए हैं तो चलो ठीक है, लेकिन जो जब आप छोटे थे तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं, वही इस पोएम में क्या है। अमेंडा भी जब उसकी माता जी हर एक बात पे उसको डांटती हैं, हर एक चीज़ को बोलती हैं कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे तुमको करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल हुआ है कि ये आपको नाखून काटने चाहिए, अपने हेयर्स को अपने बढ़िया से कॉम्ब करके रखना चाहिए, अपने शोल्डर्स को ऐसे हंच करके नहीं और ऐसे टाइट करके रहना चाहिए। तो कई सारा चीज़, मतलब हर एक बात पे आपको ना वो नैग करती है उसकी मदर, हर एक बात को बोलती है। और लेकिन जब भी ये बात को बोलती है तो अमांडा क्या होता है, इसमें जो करेक्टर है अमांडा, उसको क्या है ना, वो इस चीज़ से गुस्सा होती है। और गुस्सा का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत सारा चीज़ इमेजिन करने लगती है। वो सुनती नहीं है बात को। सी वॉज ए वेरी मूडी गर्ल, बहुत ही मूडी लड़की होती है, वो ध्यान नहीं देती है फिर अपने बातों को। और बेसिकली एक चीज़ और यूज हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पैरेंथेसिस में क्यों दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ इसमें पैराग्राफ 2 या फिर 3 या 5 जो भी है वो पैरेंथेसिस में दिया हुआ है। पैरेंथेसिस बेसिकली क्या होता है कि इनर थॉट्स, जो भी इंसान के जो इनर थॉट्स होते हैं, वो जब आदमी एक्सप्लेन करता है तो उसको जब कविता या फिर कहीं पे लिखा जाता है तो ब्रैकेट के अंदर घेर के वो सारे थॉट्स को लिखा जाता है। उसी को बोलते हैं कि पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। जैसे अमेंडा की मम्मी उसको डांटती है ना, तो वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वो अपना ही कहानी बुनने लगती है, इमेजिनेशन करने लगती है। और बोलने लगती है कि काश जो है मेरी माँ बाप नहीं होते, मैं ऑर्फन होती, या फिर मैं ऐसे डस्ट फ्री किसी स्ट्रीट में ऐसे ही बेयर फुट घूम रही होती, या फिर मैं ड्रिफ्ट करती मरमेड की तरह। ड्रिफ्टिंग का मतलब कि स्लोली मूविंग फॉरवर्ड, मतलब समुद्र में मैं ना एक जलपरी की तरह मैं भी उससे मूव करती। या फिर वो रेपुंजल की स्टोरी बताती है कि क्या काश मैं रेपुंजल हो जाती और मैं बिल्कुल केयर फ्री होकर ज़िंदगी जीती। तो ये सारा चीज़ जो है ना उसके अंदर ख्याल आते हैं। हर बच्चे का होता है जब डांट पड़ती है उसको, तो वो उससे भागने के लिए ना कई सारे चीज़ थॉट्स लेता है, सोचता है। लेकिन ये बड़े होने के बाद समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे माता पिता जो हम लोग को डांटते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये बाद में समझ में आती है। वो जब छोटे होते हैं जो इनोसेंस होता है वो अंदर में, वो उतना सोचने का नहीं होता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ज़्यादा ही मूडियल होते हैं, वो बिल्कुल सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। कोई भी कुछ भी बोलते रहेगा वो अपना बदमाशी करते रहेंगे और अपना ही इमेजिनेशन थॉट में लाते हैं। तो ये पोएम जो है अमांडा जो लिखा हुआ है, इसमें भी बेसिकली यही चीज़ है कि उसकी मम्मी जो पूरा चीज़ बताती है। और इस पूरे पोएम का सेंट्रल थीम क्या है कि एक बच्चे का ना कन्फ्लिक्ट अंदर का है, उसकी लॉन्गिंग्स, उसका जो भी चाह है, उसका लॉन्गिंग है कि पेरेंट पेरेंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर कांस्टेंट उसको नैग करते हैं। तो उस चीज़ से परेशान होकर बच्चा जो अपना सोचने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है कि काश मेरे ऐसे पेरेंट्स ही नहीं होते। बचपन में लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स ही बेकार हैं, बाकियों के अच्छे हैं, उनको घुमाने ले जा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स सिर्फ हमको डांटते रहते हैं। तो ये एक थीम है। और क्या होता है कि अमेंडा का जो डे ड्रीमिंग है, इसके बारे में एक एक जो जो सोचती है उसके बारे में सब चीज़ हमको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या वो सोचती है, उसके थॉट्स कैसे कैसे आते हैं। जैसा अभी आपको बताया कि वो क्या कहते हैं कि निकाश मैं ऑर्फन होती ज़्यादा बढ़िया होती, मेरे को कोई नैग नहीं करता, मेरे मम्मी पापा नहीं होते, मैं मेरे को कोई मेरे गलतियां नहीं निकालता, मैं जैसे थी केयर फ्री होकर रहती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। या तो मैं समुद्र में एक जलपरी की तरह ना आराम से तैरते रहती, कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। या फिर रेपुंजल की स्टोरी बताती है। अब रेपुंजल का स्टोरी अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बताते हैं कि रेपुंजल क्या है कि एक बहुत बड़ा कैसल होता है। एक मतलब कैसल मतलब कि एक हाई टावर होता है जिसका कोई गेट नहीं होता है। अब उस हाई टावर में सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रेपुंजल नाम की एक लड़की होती है, सुंदर लड़की होती है। वो वहाँ पे उसको कैद करके रख दिया जाता है। तो वो उसको कोई भी चीज़ बाकी दुनिया से उसको कट ऑफ कर दिया जाता है। तो रेपेंजल अब सोचते रहती है वो भी कि हम कैसे यहाँ से बाहर निकलें, और वो कोई वहाँ रोकने बोलने टोकने वाला नहीं होता है।
तो वो फिर उसमें स्टोरी क्या है कि फिर अपने बाल बढ़ाते जाती है और उसके बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि वो ऊपर हाई टावर से उसके बाल नीचे ज़मीन तक टच हो जाते हैं। फिर वो एक राजकुमार आता है और उसके बाल के थ्रू चढ़ता है और रेपुंजल को वहाँ से आज़ाद करा ले जाता है। लेकिन अब क्या आई, ये स्टोरी थी रेपुंजल की, लेकिन अमेंडा रेपुंजल बनना चाहती है तो उसके अपने इमेजिनेशन है। उसके कहने का मतलब मैं रेपुंजल तो बनना चाहती हूँ लेकिन मैं अपने बाल जो है ना नीचे नहीं गिराऊंगी, मैं वहीं कैसल में रहूँगी, मुझे वहाँ खाना मिलता रहेगा, मुझे कोई डांटने वाला नहीं होगा, रोकने वाला नहीं होगा, मैं बस केयर फ्री रह के अपना रहूँगी, मुझे इस बाहरी किसी के रोक टोक में जाना ही नहीं, मैं उसी कैसल में केयर फ्री रहूँगी। तो ये उसका अपना बच्चा बचपन है, उसका इमेजिनेशन कि उसको लगता है कि वही आज़ादी है, जबकि वो क्या है, वो कैद में है, वो बाकी दुनिया से कट के रह रही है, रेपुंजल वहाँ कैद में थी। लेकिन इसके हिसाब से क्या था, कैसे भी इसका इमेजिनेशन सिर्फ यही आता है कि बस हम माँ बाप के डांट से जो है बच जाए। और क्या है कि मदर्स का जो इंस्ट्रक्शन होता है ये भी एक सेंट्रल थीम में आपको आता है कि मदर के इस पे क्वेश्चंस भी आपको बनेंगे। आपको जैसे बोर्ड्स में पक्का ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि क्या आपको लगता है कि उसकी मदर जो लगातार नैगिंग करती थी वो आपके हिसाब से सही लगता है? क्या पेरेंट्स को बच्चों के फॉल्ट्स बताने चाहिए, लगातार उनको डांटना चाहिए या नहीं डांटना चाहिए? आपके हिसाब से ये सही लगता है कि नहीं लगता है? उसकी मदर जो बार बार बोलती हैं कि तुम अपना होमवर्क कर लो, तुम अपने नाखून काट लो या फिर स्ट्रेट बैठो, तो ये सारा चीज़ ना बच्चे को जो अनकंफर्टेबल कर देता है, क्या आपको लगता है कि ये सही है कि गलत है? ये सारी चीज़ें आपको अपने वर्ड्स में लिखना होगा। कोशिश करना आप लोग डेली आंसर्स लिखो, और ये सारी चीज़ ना एक बार अपने वर्ड्स में, इसीलिए तो कहते हैं अपने वर्ड्स में समरी को एक बार लिख लो, अपने थॉट्स में लिख लो। ज़रूरी नहीं है कि वो जो दिया होगा वो वर्ड्स यूज करोगे पोएम का, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन अपने वर्ड्स में आंसर होने चाहिए। पोएम अगर समझ जाते हैं तो क्या कहना चाहता है, क्वेश्चंस जो अलग तरीके से घुमा के पूछता है। और फिर ये कांस्टेंट नैगिंग से इम्पैक्ट क्या पड़ता है अमांडा के ऊपर, क्रिटिसिज्म से, इंस्ट्रक्शन से अमांडा कैसे अपने आप को परेशान पाती है। तो आपको क्या लगता है कि उसका जीवन जो बिना रेस्ट्रिक्शन के होना चाहिए या अब नहीं होना चाहिए, या फिर कैसे होना चाहिए? यही आंसर्स आपको लिखना पड़ेगा। और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोग करोगे तभी जाके आपके बढ़िया नंबर्स आएंगे। प्रैक्टिस, आपको पहले भी एक कॉमन सी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। लेकिन प्रैक्टिस करने क्या है ना कि डेली आंसर्स की आदत होनी चाहिए आपको। डेली आंसर लिखिए, कोई भी सब्जेक्ट का, सोशल स्टडी या कोई सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो, आंसर्स को जो ना की पॉइंट्स को अपना करके कम से कम की पॉइंट्स आपके कॉपी में लिखे हुए होना चाहिए हर एक चैप्टर्स के, कि मेजर मेजर कौन से वर्ड्स हैं, कौन सा की पॉइंट, इसका सेंट्रल थीम क्या है। वो भी अगर शॉर्ट में लिखोगे तो आप आंसर्स एग्जाम में ईजिली लिख सकते हो। रोज़ कम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आंसर लिखना भी है। आंसर लिखने लगिएगा तो सारा चीज़ आपको इजी हो जाएगा। जो भी पोएम्स है, जो भी प्रोज आपको दिए हुए हैं, सबके आंसर्स यू शुड राइट डेली। तो डेली आप लोग, आई होप सो कि ये पोएम का समरी आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रल थीम समझ में आ गई होगी। तो अगले पोएम और या फिर अगले प्रोज के डिस्कशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल।